नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। गंगा सवेरा में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की वो बड़ी खबरें जिन पर रहने वाली है दिन भर हमारी नजर। बिल्कुल, दीपा के साथ मैं हूं स्नेहलता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और गंगा सवेरा में आपको आज बताने वाले हैं कि यूपी उत्तराखंड में कौन सा नेता कहां रहेगा, यानी किसके दौरे कहां रहेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कोरोना के क्या हालचाल है, क्या अपडेट है ताजा, वो आप तक पहुंचाएंगे। और गंगा सवेरा में आपको दिखाएंगे आपके जिले की हर बड़ी खबर, जन सरोकार की खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बांदा से बड़ी खबर है। भाजपा नेत्री श्वेता सिंह की मौत का ये पूरा मामला है। मामले में पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। आरोपी पति की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी और भाजपा नेत्री की मौत के बाद से ही आरोपी पति फरार है। आपको ये भी बताएं कि श्वेता के सास ससुर जेठ भी फरार चल रहे हैं। श्वेता के भाई की तहरीर पर यह पूरा केस दर्ज हुआ है। पति समेत सास ससुर जेठ पर भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने हत्या और उत्पीड़न के मामले में यह केस दर्ज किया है। तो देखिए, ताजा अपडेट यह है कि अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन भाई की तहरीर पर केस जरूर दर्ज किया गया है सास ससुर जेठ पर, लेकिन ये सभी फरार चल रहे हैं। अब इनकी धरपकड़ होनी है। मामला दर्ज है हत्या और उत्पीड़न का, यानी गंभीर मामला, और इस पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली बताए जा रहे हैं। भाजपा नेता श्वेता सिंह की हत्या से जुड़ा यह बड़ा अपडेट। तो बांदा में बीजेपी नेता की सुसाइड ने हड़कंप मचा दिया, लेकिन जब पुलिस ने सुराग तलाशने शुरू किए तो कई कड़ी दर कड़ी जुड़ती नजर आई और सामने आने लगा भाजपा नेता की सुसाइड का ससुराल कलेक्शन। मुझसे दूर रह के बात करो। हाँ, चल हट। ये कौन सा है? हो जाओ, लो अब मैं मुंह में मार दूंगी अगर मुझे एक शब्द भी कहा गलत, मैं ऐसे ही मारूंगी। तूने झापड़ा मारा? हाँ, झापड़ा मार दी मुझे। झापड़ा मार दिया। एक बार तू बोल दिया झापड़ा मार दिया। तुझे ऐसा मारूंगा ना, तू ऐसा मानो तेरे टुकड़े टुकड़े करके मार। उन्हें लड़का चाहिए था, पुलिस ने माँ को मार डाला, माँ को मार डाला। श्वेता आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगे तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। किसने दी श्वेता को जान से मारने की धमकी? लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। बांदा की कोतवाली इलाके के इस घर में दहशत पसर गई थी। पुलिस का मजमा जमा था। अंदर तहकीकात का दौर जारी था, क्योंकि इस घर के एक कमरे में पंखे से लटकी मिली लाश ने खौफ पैदा कर दिया था। भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत की खबर ने अफरा तफरी फैला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने श्वेता सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर शुरू की तफ्तीश कि आखिर ये कदम क्यों उठाया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे मामले से पर्दा उठने लगा, क्योंकि 25 अप्रैल को एक मैसेज श्वेता गौर ने अपनी बहन करिश्मा को किया था, जिसमें उसने अपने दर्द को साझा किया था। इन दिनों अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इन सब का जिम्मेदार दीपक सिंह होगा। मैं जिंदा रही तो मिलूंगी नहीं। मैं आने वाले समय के लिए अब किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं टूट गई हूं। मुझे रोज रोज सताया जा रहा है। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि मुझे लगता है मैं खुद ही कुछ कर लूं। 25 अप्रैल की रात करीब 11:58 पर यह मैसेज सामने आया। उसके बाद एक खबर आई कि श्वेता सिंह गौर का शव उसके बांदा के घर में लटका मिला है। दीदी ऐसा नहीं, बच्चों को देख के तुम रहो, उस आदमी को एक तरफ रहने दो, तुम अपने बच्चों का मुंह देख के रहो, बस तीनों बच्चों को देखो, हो गया, उसको एक तरफ तुम छोड़ दो, उसको अपना लखनऊ शिफ्ट हो जाओ, रहने दो उसको, बांदा में जो कर रहा करने दो। कहा जाता था इनके, तो कहते थे इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं, उसमें और उसकी गलती, उसकी दुल्हन की गलती। उनकी क्या गलती? औरत आज तक किसी से चिल्ला कर नहीं बोली होगी, सब जानते, हमारा पूरा यहाँ बांदा उसके अगल बगल मोहल्ले वाले भी जानते कि इसकी आवाज आज तक सुनी ना होगी। ऐसा मारूंगा ना, तो ऐसा मानो
तेरे टुकड़े टुकड़े करके मारूं तुझे मैं। यही नहीं, इसके साथ ही एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है दीपक सिंह जो अपनी पत्नी श्वेता सिंह को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मुझसे दूर रह के बात करो। हाँ चल हट, ये कौन सा है? हाँ। हो जाओ, लो अब मैं मुंह में मार दूंगी अगर मुझे एक शब्द भी कहा गलत, मैं ऐसे ही मारूंगी। तूने झापड़ मारा? हाँ झापड़ मार दी मुझे, झापड़ मार दिया। एक बार तू बोल दिया झापड़ मार दी। तुझे ऐसा मारूंगा ना, तुझे ऐसा मारूं तेरे टुकड़े टुकड़े करके मार। तो बताओ ना कारण क्या है, क्यों बोला तुमने ऐसा? तो बताओ ना। इस घटना के बाद से श्वेता सिंह का पति दीपक सिंह फरार चल रहा है, तो वहीं बच्चियों ने बताया कि कैसे उनकी मां को प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भिजवा, इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के गालियाँ देते थे, बुरा बोलते, सोसाइटी में बेइज्जती करते थे। मेरे बाबा मुझसे कहते, बाबा मेरी माँ को गाली देते थे। वहीं पुलिस ने श्वेता सिंह के पति दीपक सिंह के साथ साथ उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग को सूचना मिली थी कि एक हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं। जो उनका कमरा था उसकी कुंडी बंद थी अंदर से, उसको तोड़ के अंदर घुसा गया है और जिसके बाद उनका पंखे से लटकता शव मिला था, जिसको बाद में भिजवाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। और आज भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हुई और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है और जो इनके पति हैं वो भी मौके से फरार हैं। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। भाजपा नेता के साथ साथ श्वेता सिंह गौर जिला पंचायत सदस्य थी। ऐसे में श्वेता की मौत की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है, तो वही पुलिस तफ्तीश में जुटी है। एबीपी गंगा के लिए बांदा से अभय निगम की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे केस में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पति पत्नी के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो रही है। और सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आरोपी पति दीपक श्वेता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सुसाइड का ससुराल कनेक्शन अब इसी से उभर के सामने आ रहा है। बात करो, मुझसे दूर रह के बात करो। हाँ चल हट, हो जाओगे, अब मैं मुंह में मार दूंगी अगर मुझे एक शब्द भी कहा गलत, मैं ऐसे ही मारूंगी। क्योंकि खुद तो मुझे मत कहना। ये पहला वीडियो आपने देखा, अब आपको इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। इन दोनों हिस्से के बीच तलाक की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजेश सिंह का भी जिक्र किया जा रहा है जिसकी भूमिका पर संदेह है। वही फोन करेंगे राजेश सिंह को, ठीक? फिर बाप मातारी को बताऊंगी ना। अगर आ गया राजेश सिंह तो मैं पापा मम्मी को बता दूंगी, क्योंकि मेरी हैं बेटियां। और आप यहाँ नहीं रहेगी श्वेता, खुद नहीं रहोगे, क्योंकि जो हरकतें हैं ना वो खुद यहाँ समाज में रहने लायक नहीं है। सामाजिक तो नहीं रह गए हो। अब देखिए वीडियो में जिस राजेश सिंह का जिक्र हो रहा है, वीडियो के अगले हिस्से में एक बार फिर उसी का नाम सुनाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे आरोपित दीपक उसी राजेश सिंह से फोन पर बात उसने की और उससे जानना चाहा कि उसके और पत्नी श्वेता के बीच क्या कुछ चल रहा है। ऐसा मारूंगा ना, तुझे ऐसा मारूं तेरे टुकड़े टुकड़े करके मारूं तुझे मैं। नहीं चलने को तो हम चल ही रहे हैं। नहीं कारण क्या है, मैं कर रहा हूँ। नहीं ये बता रही ना, आप बता रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रही है? तो बताओ ना कारण क्या है, क्यों बोला तुमने ऐसा? तो बताओ ना। ये बता रहे, आप बता रहे। श्वेता सिंह की मौत की कहानी जितना असहज करती है, जितना अनकंफर्टेबल करती है आपको, उससे कहीं ज्यादा सवाल भी हमारे सामने है। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य के गले की जो मौत है वो गले से नीचे उतरे तो उतरे क्यों? उससे भी कहीं ज्यादा ये बात नहीं गले के नीचे उतरती कि उन मासूम बच्चियों की बातें जो वो कह रही हैं, उनके पिता ने जो कुछ भी उनसे बात कही, जो चीज बच्चियों ने देखा
स्कूल लौटकर आओगे तो तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी माँ जिंदा नहीं मिलेगी। ऐसी बातें उन बच्चियों ने अपने कानों से सुनी हैं, अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है दीपा। बिल्कुल, और जब वो घर लौटकर आई तो उन्हें सच में उनकी मां नहीं मिली, तो उन बच्चों की चीख निकल गई, क्योंकि अब उनकी आंखों में सिर्फ सवाल है जिनके जवाब ना पुलिस से देते बन रही है और ना सिस्टम से। आप भी सुनिए उन मासूम बच्चों की गुहार, शायद इस सिस्टम का कलेजा पसीज उठे। क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगे तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। और लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भिजवा, इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के गालियाँ देते थे, बुरा बोलते, सोसाइटी में बेइज्जती करते थे। मेरे बाबा मुझसे कहते, बाबा मेरी माँ को गाली देते थे। अब इस खबर पर जो भी अपडेट मिलेगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे, आपसे साझा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं लाउड स्पीकर की। यूपी में लाउड स्पीकर्स को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और आज इस कार्रवाई का आखिरी दिन है। कल सभी जिलों के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपनी है। बिल्कुल दीपा, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों से 22,000 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं 42,000 लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है, जो आवाज है, वो कम की गई है। तो आंकड़े देखिए, 30 तारीख तक तमाम जगहों से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, तो और भी ये आंकड़े फ्लक्चुएट करेंगे दीपा, क्योंकि अभी तक के 42,000 लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को मेंटेन किया गया है। जितने डेसिबल में उन्हें होना चाहिए वो चीजें की गई हैं, और इसके अलावा कई ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिन्हें हटाया गया है। बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर जो कार्रवाई हुई है उसकी तारीफ की है और कहा है कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, योगी है। बिल्कुल, और राज ठाकरे सीएम योगी के इस कदर मुरीद हो गए हैं कि उन्होंने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों में कसीदे गढ़ दिए हैं और यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, बल्कि यहां पर सत्ता के भोगी हैं। तो अब देखिए, ये जो तारीफ की है राज ठाकरे ने, उसके पीछे का कनेक्शन क्या है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। एक तरफ यूपी में लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ आज रमजान का आखिरी जुम्मा है और आज मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा होगी। बिल्कुल, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अलविदा जुम्मे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस बार सड़क पर नमाज नहीं होगी। और वहीं विवाद से बचने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी पहले ये कह दिया है, ये पहल की है कि इस बार सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का फैसला खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी तरफ से लिया है। तो चलिए, किस तरीके की तैयारी है अलविदा की नमाज के लिए, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। विवेक, किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, बताइए। देखिए, अलविदा की नमाज करीब 11:45 बजे होगी, 12:45 पर होगी और इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नमाज इस तरह से नहीं हो पाई थी जैसे होती है। जो साधारणतया मस्जिदों में लोग जुटते हैं, ईदगाह में लोग जुटते हैं, वहाँ पर नमाज होती है, तो जो भीड़ होती है, सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है। कई लोग जो जगह नहीं होती है, चूँकि धर्मस्थल के भीतर तो बाहर सड़क पर भी नमाज अदा करते हैं, लेकिन इस बार अलग स्वरूप होगा। हम आपको दिखाते हैं छोटा सा एक नज़ारा। जो ईदगाह है, जो बड़ी ईदगाह जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा भीड़ इस स्थान पर होती है। ये फरंगी महल लखनऊ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह है और यहाँ पर पूरी नमाज की तैयारियाँ चल रही हैं। आज चूँकि ये सबसे जो मुस्लिमों का अगर कहें तो शहर का सबसे बड़ा स्थल है, अंदर बड़ा परिसर है जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं और यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं लोगों के बैठने के लिए, क्योंकि आज रमज़ान का आखिरी नमाज होगी, अलविदा की नमाज होगी। पूरा माह रमज़ान को अलविदा किया जाएगा। इसके बाद जो ईद है, ईद की नमाज होनी है, यानी पूरी तैयारियां, ये अंदर का भीतर का परिसर है जहां साफ़ सफाई चल रही है और
पूरा जो परिसर है, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक आपको दिखेगा कि धूप से बचने के लिए, चूंकि भीषण गर्मी है, धूप से बचने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। ये टेंट का आप जो ढांचा देख रहे हैं, पाइप लगे हुए हैं। जो यहाँ का फरंगी महली जो लोग हैं, जो यहाँ के प्रशासक हैं, वो भी पूरी तैयारियां देख रहे हैं। खुद ही सामने वहाँ पर जो देख रहे हैं आपकी मैदान में कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से कहाँ पर लोग आएंगे और कहाँ कैसे बैठेंगे। चूंकि 2 साल पिछले कोरोना थे और कोरोना की वजह से काफ़ी पाबंदियां थी। 5 लोगों से ज़्यादा धर्म स्थल पर एक जगह पर नहीं एकत्र हो सकते थे। उनको कहा गया था कि 5 लोगों से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो यहाँ चारों तरफ, अगर इस तरफ देखें, ये देखिए, ये भी टेंट लगे, रात से काम चालू है। और सुबह, चूंकि अभी सुबह का समय है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं टेंट हाउस के, वो सब आ जाएंगे। इस पूरे परिसर में नमाज अता की जानी है। एक तरफ हिस्सा हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। जो टेंट के कर्मचारी हैं वो भी आएंगे। वो सामान सामने आप देख रहे हैं वो रखा हुआ है। तो पूरा परिसर, ये जितना फरंगी महली जो ईदगाह का है, पूरा परिसर, यहाँ पर पूरा टेंट हाउस, टेंट लग जाएंगे, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। पानी के इंतजाम किए गए, साफ सफाई हो रही है, धूप से बचने की व्यवस्था है। विवेक, आपने तस्वीरों के जरिए ये दिखाया और तमाम लोगों को भी आज यहीं पर नमाज अता करते हुए भी देखेंगे, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे हम। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। अब देखिए, इधर जुमे की अलविदा नमाज पर मुस्लिम धर्मगुरुओं लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। धर्मगुरुओं की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी का कहना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नियमों के तहत किया जाएगा, नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। मुबारक का आखिरी जुमा है जिसको अलविदा कहा जाता है, और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और तमाम मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं, जहां बड़ी नमाजें होती हैं वहां पर इंतज़ामात इस बात के किए गए हैं कि किसी भी तरीक़े का कोई भी दखल किसी आम राहगीरों के मामलात में न हो सके। और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो लाउड स्पीकर के सिलसिले में एडवाइज़री और डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी है, उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। और देखिए, वहीं अलविदा की नमाज को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश में 32,000 जगहों पर नमाज होनी है, जिसके लिए सारे इंतजाम सुनिश्चित कर लिए गए। और बिल्कुल देखिए, प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि थाना और जिला स्तर पर आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सभी धर्मगुरुओं से बातचीत कर चुके हैं। अलविदा की नमाज को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे साथ एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हैं, जो बताएंगे तैयारियों के बारे में। सर, क्या क्या तैयारियां हैं नमाज को लेकर? पहले ही सभी हमारे धर्मगुरुओं से बात हो गई है और 32,000 जगहों पे अलविदा की नमाज होनी है, और इसके लिए पीस कमेटी की बैठक थाना, सब डिवीज़न और ज़िले स्तर पे की जा चुकी है। राजस्व विभाग के जो कमिश्नर हैं और पुलिस विभाग के जो हमारे डीआईजी हैं, एडीजी हैं, आईजीज़ हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन सब लोगों ने व्यापक जनसंपर्क किया है। सभी धर्म गुरुओं से बातचीत हुई है और उनसे यही अपील की गई है कि जो परंपरागत तरीके से चीज़ें होनी हैं और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और आपने देखा होगा, एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा यहाँ पर लाउड स्पीकर को हटाए जाने को लेकर चल रही है, जिसमें लगभग अभी 22,000 ऐसे लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। चलिए, गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की बात कर लेते हैं। वाराणसी में इफ्तार पार्टी को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाराणसी के बीएचयू परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। बीएचयू के कुलपति आवास के बाहर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बताएं, इफ्तार पार्टी महिला महाविद्यालय में रखने के खिलाफ ये छात्रों का आक्रोश है और छात्र कुलपति से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। बीएचयू वीसी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की है, पुतला फूंका है और ये विरोध के सुर जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बताएं, ये 2 दिन से पूरा मामला गरमाया है, जब वीसी ने महिला महाविद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुई, सेल्फी ली, फोटो थी और इसके बाद से यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है नवरात्र में हमें फ्रूट्स भी नहीं बांटने दिए जाते हैं और कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर स्टूडेंट का गुस्सा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ में याकूब कुरैशी के बेटे और फैक्ट्री के 2 बैंक अकाउंट को सीज किया गया है। आपको बताएं, अल फहीम नीटेक्स मवाना में खाता सीज किया गया है। याकूब के बेटे इमरान का भी एक खाता सीज किया गया है।
याकूब परिवार के अब तक कुल 8 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं। याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी को गाजियाबाद में भी दबिश दी जा रही है। याकूब की पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। आपको बताएं 20-25 दिन का वक्त गुजरने के बाद लगातार शिकंजा कसते जा रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो 8 बैंक अकाउंट कुल सीज किए जा चुके हैं।